हाँ जी। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, द कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक चेंजेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिक चेंजेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। मान लीजिए आपके पास में एक आइडियल गैस है और ये आइसोथर्मल कंडीशंस में एक्सपांड होती है, सो दैट इसका टेम्परेचर T ही रहता है। जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये गैस वर्क करेगी, तो इस वर्क को करने के लिए ये हीट लेती जाएगी, सो दैट इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर ओनली। किसी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर एन रियल गैस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। अगर ये रियल गैस होती तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती, बिकॉज रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, पर आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है। तो चूंकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल डेल्टा ई विल बी जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट है जिसके कारण चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बट डेल्टा ई जीरो है तो क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दिस इंडिकेट्स कि जितना ये सिस्टम वर्क करेगा ये उतनी ही हीट ले लेगा, या जितना ये वर्क इस पे आप करोगे ये उतनी हीट सराउंडिंग को दे देगा। एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी होगा, तो डेल्टा एच डेल्टा ई जीरो है, डेल्टा ऑफ पीवी भी जीरो रहेगा। डेल्टा ऑफ पीवी गैस आइडियल है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एनआरटी। अब अगर ये गैस एक्सपांड हो रही है तो ना तो इसके मोल चेंज हो रहे हैं ना इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा ऑफ एनआरटी टर्म जीरो रहेगी। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस विल बी जीरो। तो इस प्रोसेस का इंटर एनर्जी चेंज जीरो रहता है, हीट वर्क के बराबर आती है, एंथैल्पी चेंज जीरो रहता है। दीज आर द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो अगर किसी क्वेश्चन में किसी आइडियल गैस का एक्सपांशन या कंप्रेशन की प्रोसेस दी गई हो तो उस पे हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स लगा सकते हैं, बट इफ दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ द आइडियल गैस, अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल होती, चूंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, डेल्टा ई जीरो होता, डेल्टा एच जीरो होता, क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होता। लेकिन वर्क कितना होगा ये निकालने के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इस प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर लेना पड़ेगा या इंटरनल प्रेशर ले सकते हैं। जब वर्क के इस एक्सप्रेशन को 0 से W तक इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम V1 से V2 तक के लिए, पीडीवी को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर गैस का प्रेशर इंटरनल ले सकते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर लेना पड़ेगा।
यहाँ पर गैस का इंटरनल प्रेशर ले सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर लेना पड़ जाएगा? सर इंटरनल ले सकते हैं। यहाँ पर इंटरनल ले सकते हैं क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, और चूंकि गैस आइडियल है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं। तो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू एनआरटी बाय वी ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एनआरटी बाय वी डीवी फ्रॉम V1 टू V2। सो एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वी डीवी फ्रॉम V1 टू V2 ये हो जाएगा log V फ्रॉम V1 टू V2। तो वर्क हो जाएगा माइनस एनआरटी log V2 माइनस log V1, तो वर्क हो जाएगा माइनस ऑफ एनआरटी log V2 बाय V1। log बेस ई वाला है तो बेस चेंज करके बेस 10 कर देंगे, तो माइनस 2.303 एनआरटी log V2 बाय V1। तो दिस इज द वर्क ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ द आइडियल गैस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस का ये वर्क आ जाएगा। अगर आपको इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है तो यह जाएगा, लेकिन अगर इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर दिया होता तो चूंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यहाँ होना था, तो V2 बाय V1 P1 बाय P2 होता। तो वर्क को हम लिख सकते हैं माइनस 2.303 एनआरटी लॉग P1 बाय P2 ऑल्सो, एंड चूंकि Q इक्वल्स टू माइनस W है, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हीट हो जाएगी प्लस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1 या P1 बाय P2। So for the reversible isothermal expansion or compression of an ideal gas, work minus 2.303 nRT log V2 by V1 आएगा, और heat plus 2.303 nRT log V2 by V1 आती है। So this is the work for reversible isothermal expansion or compression of an ideal gas. तो वर्क ऑफ द रिवर्सिबल पाथ माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1 आता है, या वर्क माइनस 2.303 एनआरटी लॉग P1 बाय P2 आता है। इस प्रोसेस की हीट प्लस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1, या P1 बाय P2 आएगी। ये इस प्रोसेस की हीट है। लेकिन अगर यही प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती, मतलब वो गैस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन करने के बजाय इरिवर्सिबल पाथ से एक्सपांड या कंप्रेस हुई होती, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होती देन प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसलिए डेल्टा ई 0 रहता क्योंकि गैस आइडियल है। डेल्टा एच 0 होता, Q इक्वल्स टू माइनस W स्टिल होता, बट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू W में इस P को इंटरनल प्रेशर हम नहीं रख पाएंगे। चूंकि इस P को इंटरनल प्रेशर नहीं रख पाएंगे तो अपोजिंग प्रेशर जो अपोज कर रहा था, दैट कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर रखकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट था। तो वर्क ऑफ दिस प्रोसेस विल बी माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इस प्रोसेस का वर्क ये आएगा, और इस प्रोसेस की हीट प्लस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 आएगी।
तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया रहे अ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल मैनर, तो ये एक्सप्रेशन लगाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि अ गैस अंडरगोस इरिवर्सिबल एक्सपांशन और कंप्रेशन, तो ये एक फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है और उस क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया गया है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। क्वेश्चन में लिखा है कि अ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल मानेंगे कि इरिवर्सिबल मानेंगे? अगर प्रोसेस में नहीं दिया है सर इरिवर्सिबल मानेंगे। तब उसको इरिवर्सिबल मानेंगे, क्योंकि प्रोसेस में दिया है एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट वो कांस्टेंट था। तो अगर किसी प्रोसेस में रिवर्सिबल नहीं दिया हो तो उसको इरिवर्सिबल मानेंगे, ये मानकर कि वो रियल कंडीशंस में वो प्रोसेस हुई होगी। अच्छा, इरिवर्सिबल एक्सपांशन और कंप्रेशन दो प्रकार का होगा। फ्री एक्सपांशन ऑफ द गैस and intermediate expansion of the gas. Free expansion of the ideal gas or intermediate expansion or compression of the ideal gas. Free expansion किसको कहते हैं? When a gas expands against zero external pressure. अगर सपोज एक गैस एक्सपांड हो रही है और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था, देन इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो प्रोसेस आइसोथर्मल होने से डेल्टा ई जीरो रहेगा, डेल्टा एच जीरो रहेगा, Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होगा। बट चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वर्क जीरो आएगा, तो गैस कोई हीट भी नहीं लेगी। तो ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन ऑफ द आइडियल गैस हीट जीरो रहती है, गैस कोई हीट नहीं लेती है, बिकॉज वो एक्सपांड होने में कोई वर्क नहीं कर रही होती है, बिकॉज अपोजिंग प्रेशर जीरो रहता है। इफ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज कंसीडर्ड, देन वी कैन कंसीडर कि वो गैस कोई वर्क नहीं कर रही है एक्सपांड होने में। मगर ये बात केवल तब है जब पिस्टन वेटलेस फ्रिक्शनलेस हो और गैस आइडियल हो, तो फ्री एक्सपांशन ऑफ द आइडियल गैस। लेकिन अगर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है, भली वो कम है, तो वो गैस इंफिनिटी तक एक्सपांड होने के पहले ही कहीं रुक जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपांशन और कंप्रेशन। तो एक्सटर्नल प्रेशर का जीरो होना फ्री एक्सपांशन कहलाता है, एक्सटर्नल प्रेशर का नॉन जीरो होना इंटरमीडिएट एक्सपांशन या कंप्रेशन कहलाता है। वहां पर ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। डेल्टा ई विल बी जीरो, डेल्टा एच विल बी जीरो, वर्क विल बी इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एंड heat will be equals to plus P external delta V. So these are the calculations of thermodynamic changes during isothermal expansion or compression of the ideal gas. आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर यही प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होती, अगर यही प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होती, तब चीजें बदल जाती। अगर यही प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होती,
अगर यही प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होती तो अब की बार आपने क्या किया, एक गैस को एक्सपांड कराया, इस गैस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, गैस एक्सपांड होगी, लेकिन ये इस एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज करके जब वर्क करेगी तो इस वर्क के करने में बाहर से हीट नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने प्रोसेस एडियाबेटिक कर रखी है। अगर बाहर से हीट नहीं आ पाएगी तो ये जो वर्क करेगी, इस वर्क को करने के लिए ये अपनी इंटरनल एनर्जी यूज कर लेगी और हेंस इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो दिस T2 विल बी लेस देन T1 बिकॉज इस गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज कर रही है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, वो वर्क में कन्वर्ट हो गई है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट लेन देन जीरो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिंस हीट इन्वॉल्व इज जीरो ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू W। डेल्टा E W के बराबर होता है। गैस जितना वर्क करती है उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, या आप कंप्रेस करोगे, गैस पे जितना वर्क करोगे उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट बाहर नहीं जा पाएगी और इससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यदि कंप्रेशन करते तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सपांशन होगा तो गैस का टेम्परेचर घट जाएगा। डेल्टा H, अच्छा चूंकि गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू होगा NCV डेल्टा T। और इसका डेल्टा H डेल्टा E प्लस डेल्टा ऑफ PV से निकाल सकते हैं, या इसका डेल्टा H NCP डेल्टा T से निकाल सकते हैं। प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है डेल्टा E NCV T2 माइनस T1 से निकाल सकते हैं और डेल्टा H NCP T2 माइनस T1 से निकाल लेंगे। तो अगर आपको गैस का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दिया है तो डेल्टा H और डेल्टा E यहां से निकाल लेंगे, जहां ये CP और CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। molar heat capacity of the gas at constant volume is CV and molar heat capacity at constant pressure होता है CP। इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी भी यूनिट होगी जूल पर केल्विन पर मोल। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो लेती है, दैट इज CV। सपोज आपके पास में एक बंद कंटेनर में 1 मोल गैस है और इसका टेम्परेचर T केल्विन है, आपने इसको हीट दी इसका टेम्परेचर T+1 केल्विन करने के लिए, तो इसको आपको CV हीट देनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन, दिस इज द CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 1 मोल गैस को आपको CV हीट देनी पड़ रही है, तो N मोल गैस को NCV हीट देनी पड़ती, और 1 केल्विन टेम्परेचर राइज के लिए इतनी हीट देनी पड़ती, तो डेल्टा T टेम्परेचर राइज के लिए टोटल हीट इतनी देनी पड़ती। और ये सब क्या है, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या होती है डेल्टा E के बराबर। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है CV डेल्टा E,
तो ये वही फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी। लेकिन मान लीजिए यही गैस कांस्टेंट प्रेशर पे होती, इस गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे रखने के लिए क्या करें? सपोज मुझे इस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हुए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने रिजिड कंटेनर ले लिया था। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका, कांस्टेंट प्रेशर पे इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? कांस्टेंट प्रेशर पर इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, हम पिस्टन गैस के ऊपर लगा दें। इस पर एक पिस्टन लगा दे जो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर होने पर एक जगह रुका रहेगा। 1 मोल गैस T केल्विन टेम्परेचर पर लिया, इसको मैंने हीट दी। जब मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा? अंदर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो ये पिस्टन ऊपर मूव करने लगेगा। मतलब जब मैं इसको कंटिन्यूअसली हीट देते जाऊंगा तो ये पिस्टन भी ऊपर मूव करता जाएगा ताकि बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर रहे। तो बताइए, जब मैं कांस्टेंट प्रेशर पर इस सिस्टम को हीट दूंगा और टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कराना चाहूंगा, तो इसके कंपैरिजन में यहां कम हीट देनी पड़ेगी कि ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? कम हीट देनी पड़ेगी या ज्यादा सर हीट? ज्यादा हीट सर देनी ज्यादा हीट देनी ज्यादा हीट क्यों देनी पड़ेगी? सर, क्योंकि सर पिस्टन piston ऊपर को move करने करने के लिए वर्क वर्क कर रहा है। ये गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, मगर ये पिस्टन ऊपर होता जा रहा है और ये गैस एक्सपांड होती जा रही है, ये वर्क कर रही है। तो आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इस गैस के वर्क के लिए भी हीट देनी पड़ेगी। ये गैस वर्क भी करती जा रही है, मतलब आपको इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? CV प्लस और कितनी देनी पड़ेगी? आपको इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? CV हीट तो देनी पड़ेगी, किस लिए? जिससे इसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाए, लेकिन साथ में ये वर्क भी कर रही है, तो इसको और आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? जितना वो वर्क करे, मतलब P एक्सटर्नल डेल्टा V सब निकाल सकते हैं वॉल्यूम से। वर्क डन बाय पिस्टन के बराबर। और कुछ सोचो। गैसेस स्टेट चैप्टर में मैंने R का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था, आपको इसको CV प्लस R हीट देनी पड़ेगी। ये R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? इसकी डायमेंशन आती है वर्क पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन टेम्परेचर राइज होने पर गैस का 1 मोल के लिए जितना गैस वर्क करती है, तो ये इतना वर्क करेगी और इसके लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज CV, दैट इज CP। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप गैस को हीट देते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वर्क भी करती है, तो आपको टोटल उसको CV प्लस R हीट देनी पड़ेगी। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो यहां से आपको R का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द वर्क पर केल्विन पर मोल ऑफ द गैस। किसी गैस के लिए CP माइनस CV R होगा आइडियल गैस के लिए, जब एक आइडियल गैस रहेगी और रिवर्सिबल प्रोसेस में वो रहेगी, क्योंकि अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती तो बात बदल जाती। तो जब कोई गैस रिवर्सिबल प्रोसेस में रहती है तो ये इक्वेशन आप एक तो आइडियल गैस के लिए ही लगा सकते हैं बस, और किसी गैस के लिए रेशियो ऑफ CP एंड CV इज कॉल्ड गामा। किसी गैस का CP CV का रेशियो गामा कहलाता है।
तो अगर एक गैस एडियाबेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो एडियाबेटिक प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी कि हीट जीरो रहती है, डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर रहता है, डेल्टा ई एन सी वी टी टू माइनस टी वन से और डेल्टा एच एन सी पी टी टू माइनस टी वन से लाया जा सकता है। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती, अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती तो क्यू जीरो होता, डेल्टा ई वर्क के बराबर आता, डेल्टा ई एन सी वी टी टू माइनस टी वन के बराबर आता। तो इस प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल लो, जितना इंटरनल एनर्जी चेंज है उतना ही वर्क है। मगर इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने के लिए आपको गैस का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर चाहिए। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने के लिए आपको गैस का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर चाहिए। क्वेश्चन में सपोज गैस का इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया है तो आपको गैस का CV चाहिए और T2 T1 चाहिए तो वर्क निकलेगा। तो वर्क को आप dW इज इक्वल टू माइनस PdV के इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं फ्रॉम V1 टू V2। क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है इसलिए इस प्रेशर को इंटरनल प्रेशर रख सकते हैं, लेकिन जब इस प्रेशर को इंटरनल प्रेशर रखेंगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इस P इंटरनल को जब nRT बाय V रखेंगे तो यहां पर N और R बस कांस्टेंट रहेंगे और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम ये होगी कि टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है इस प्रोसेस में, तो आपको T और V का रिलेशन चाहिएगा। ये फंक्शन इंटीग्रेट होके वर्क निकलेगा, लेकिन तब जब आपको टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता हो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। इस एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता हो। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। तो बेहतर है इस वाले फॉर्मूले से ही डेल्टा ई निकालें, और आपको अगर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है और इनिशियल टेम्परेचर दिया है तो फाइनल टेम्परेचर निकाल लें। T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। इससे आप फाइनल टेम्परेचर गैस का निकाल सकते हैं। T1 V1 की पावर गामा माइनस वन अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 हो जाएगा। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन रहता है टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। मगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये जो रिलेशन है ये एक तो आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, और तीसरा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन लाए हैं हम टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आइडियल गैस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही बस एप्लीकेबल है। क्योंकि इस रिलेशन को डिराइव किया गया है डीई इक्वल्स टू डी डब्ल्यू रख के। डीई इक्वल्स टू डी डब्ल्यू कब रख सकते हैं हम? जब डी क्यू जीरो हो। डीई विल बी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। जब डी क्यू जीरो हो तो डीई इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू होगा। इसको लिख लेंगे एन सी वी डी टी और इसको लिख लेंगे माइनस पीडीवी, और इस पी को लिख लेंगे तो ये स्टेटमेंट हम कब लिख सकते थे? जब प्रोसेस एडियाबेटिक होती। और यहाँ इंटरनल प्रेशर कब प्लेस कर सकते थे?
जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होने पर ही ये आगे डिराइव होगा। इसको आगे डिराइव करके ये एक्सप्रेशन डिराइव हो जाता, लेकिन यहां तक हमारी 3 कंडीशन लग गई। एक तो प्रोसेस एडियाबेटिक है, दूसरी प्रोसेस रिवर्सिबल है, तीसरा आपने पी को एनआरटी बाय वी रखा है, मतलब गैस आइडियल है। तो इसलिए टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट इन 3 कंडीशंस वाले क्वेश्चंस पर ही लगाएंगे। लेकिन अगर ये गैस एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपांशन या कंप्रेशन करती अगेंस्ट सम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इफ द प्रोसेस वाज इरिवर्सिबल, अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती तो प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्यू 0 होगा, डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर होगा। डेल्टा ई कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनसीवी T2 dash minus T1. Delta H can be calculated as NCP T2 dash minus T1. यहां पर ये T2 dash क्यों है? गैस अगर इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर T2 पर पहुंचती रिवर्सिबल पाथ पे, तो उसी इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर अलग आता इरिवर्सिबल पाथ पे। देखिए सपोज एक गैस है, वो इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू 500 केल्विन पर है, और ये गैस रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन करती है, और वो फाइनल टेम्परेचर T2 300 केल्विन पर पहुंचती है। अगर यही इरिवर्सिबल पाथ पे जाती तो इसका फाइनल टेम्परेचर कुछ और आता। ऐसा क्यों? इसलिए उसको मैंने T2 डैश लिखा है। ऐसा क्यों होता? इस गैस का फाइनल टेम्परेचर कुछ अलग क्यों आता? सर क्योंकि दोनों केस में प्रेशर अलग अलग लगेंगे, इसलिए वर्क अलग अलग होगा, इसलिए। दोनों केस में प्रेशर अलग अलग की बात नहीं है, दोनों केस में वर्क अलग अलग होगा। यहां पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क करेगी। फॉर द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस गैस इतना वर्क करती है, जबकि फॉर द इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस गैस इतना वर्क करती है, इतना। तो यहां पर ये गैस ज्यादा वर्क करेगी। अगर एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो मॉड ऑफ W रिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ W इरिवर्सिबल। यहां पर ये गैस ज्यादा वर्क करेगी, यहां पर ये गैस कम वर्क करेगी। गैस के कम वर्क करने से उसका टेम्परेचर कम ड्रॉप होगा, गैस के ज्यादा वर्क करने पे उसका टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप होगा। मतलब T1, T2 और T2 डैश में रिलेशन क्या रहेगा फॉर एक्सपांशन ऑफ द गैस? गैस का एक्सपांशन में T1, T2 और T2 डैश में क्या रिलेशन रहेगा? गैस एक्सपांड हो रही है, रिवर्सिबल एक्सपांशन में वो ज्यादा वर्क कर रही है, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप होगा। तो ये बात तय है कि T1 की कंपैरिजन में T2 और T2 डैश दोनों कम रहेंगे, लेकिन T2 और T2 डैश में से T2 डैश ज्यादा रहेगा, बिकॉज यहां गैस ने कम वर्क किया है। मतलब
T1 will be greater than T2 dash will be greater than T2 for expansion of the gas. तो ये गैस एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर कंप्रेशन की बात होती तो उल्टा हो जाता। कंप्रेशन में वो एरिया अंडर द कर्व वर्क करती रिवर्सिबल पाथ पे, लेकिन इतना वर्क करती वो इरिवर्सिबल पाथ पे, उस पर इतना वर्क होता कंप्रेशन में। तो अगर एक गैस इरिवर्सिबल पाथ का वर्क करती है तो Q0 रहता है, डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर होगा, डेल्टा ई एन सीवी टी टू माइनस टी वन एन सीवी टी टू डैश माइनस टी वन होगा, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जब माइनस पी डी वी रख के करेंगे तो इसको एक्सटर्नल प्रेशर लेना होगा, और चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ वर्क इसी एक्सप्रेशन से आ जाएगा। तो यहाँ पर हीट जीरो है, डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर है, वर्क इस एक्सप्रेशन से आएगा। ना एडियाबेटिक प्रोसेस के किसी क्वेश्चन में अगर आपको गैस का इनिशियल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है, गैस का इनिशियल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया है, बट फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है। अगर गैस का इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है लेकिन पी एक्सटर्नल नहीं दिया है, गैस का इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है बट फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है, तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे? सर कंबाइंड गैस इक्वेशन लगा देंगे, P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2, कंबाइंड गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस पे एप्लीकेबल है, लेकिन डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू होने पर डेल्टा ई को लिख सकते हैं एन सी वी टी टू डैश माइनस टी वन, और डब्ल्यू को लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ये तो लिख ही सकते हैं। अब गैस आइडियल तो है, तो एन सी वी टी टू डैश माइनस टी वन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, गैस आइडियल है तो वी टू को लिख सकते हैं एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन, और ये पी एक्सटर्नल पी टू के बराबर होगा क्योंकि वो पिस्टन जाके कहीं रुका होगा तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो गया होगा, और अंदर का प्रेशर P2 है उस समय, तो इस पी एक्सटर्नल को हम P2 लिख सकते हैं। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन एन सी वी टी टू डैश माइनस टी वन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल की जगह P2 लिखा, एन आर टी टू डैश अपॉन P2 माइनस एन आर टी वन अपॉन P1। इसको सिंप्लीफाई करके आप फाइनल टेम्परेचर T2 निकाल सकते हैं इफ P1 P2 इज गिवन। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल इंटरमीडिएट एक्सपांशन और कंप्रेशन, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर फ्री एक्सपांशन होता, अगर फ्री एक्सपांशन होता एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन, तो पी एक्सटर्नल जीरो होता, प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्यू जीरो होता, लेकिन वर्क भी जीरो आएगा, डेल्टा ई जीरो आ जाएगा, डेल्टा एच जीरो आ जाएगा।
अगर एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन कराया जाए तो चूंकि गैस अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपांड हो रही है, पिस्टन वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो ये गैस अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपांड हो रही है, तो ये कोई वर्क नहीं करेगी, और जब ये कोई वर्क नहीं करेगी तो ये बाहर से कोई हीट नहीं लेगी, और जब इसने वर्क ही नहीं किया है तो ना तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी और ना इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जिससे इसका डेल्टा एच भी जीरो रहेगा। तो यही की यही पैरामीटर आते थे कब? आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन पे। मतलब आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन और एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन आर द सेम प्रोसेस। जब ये गैस कोई वर्क ही नहीं कर रही है, इसको कोई हीट नहीं लेना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने वॉल हीट न आने जाने वाली लगा रखी है या हीट आने जाने वाली लगा रखी है? आपने वॉल एडियाबेटिक लगा रखी है जो हीट को आने जाने नहीं देती है, या आपने वॉल डायथर्मिक लगा रखी है जो हीट को आने जाने देती है? इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ये गैस कोई वर्क ही नहीं करेगी तो इसको हीट आने जाने दो चाहे मत आने जाने दो, इसको हीट लेना ही नहीं है, इसका टेम्परेचर ड्रॉप होना ही नहीं है, तो प्रोसेस एडियाबेटिक है बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन and isothermal free expansion are the same process. एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन और आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन सेम प्रोसेस होती है। कोई डाउट है इसमें किसी को? सर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में वॉल्यूम अगर चेंज हो रही है तो सर हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टेट चेंज हो रही है इसमें? हाँ, तो प्रोसेस तो बोल रहे हैं ना हम इसको, प्रोसेस का मतलब ही है स्टेट चेंज होना। स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन वर्क और हीट तो पाथ फंक्शन है ना, वो अलग अलग पाथ पे अलग अलग आते हैं। रिवर्सिबल पाथ का वर्क अलग आ रहा है, इरिवर्सिबल पाथ का वर्क अलग आ रहा है। तो वर्क और हीट कैलकुलेट करने वाले ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कहलाते हैं, जबकि हेस लॉ के जो क्वेश्चंस हमने देखे थे वो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कहलाते थे। सपोज एक गैस आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन करती है। सपोज एक गैस आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन करती है, तो उसका पीवी ग्राफ ऐसा रहेगा। लेकिन अगर वही गैस एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन करती तो उसका एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन नहीं, अगर एक गैस एडियाबेटिक एक्सपांशन या कंप्रेशन करती तो पीवी ग्राफ का स्लोप ज्यादा रहता। तो ये उसकी आइसोथर्मल ग्राफ की कर्व है, इसके एडियाबेटिक कर्व है ये पीवी कर्व फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर एक गैस सेम प्रेशर से स्टार्ट होती, दो सैंपल लिए गैस के सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम से, एक को आइसोथर्मल एक्सपांशन कराया एक को एडियाबेटिक एक्सपांशन कराया, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा किसका रहेगा? सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसो आइसोथर्मल एक्सपांशन में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। टू अचीव द सेम प्रेशर
उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम सेम था, अगर आपने उसको एक सेम फाइनल प्रेशर पे आप ले गए तो एडियाबेटिक में वॉल्यूम कम आएगा, आइसोथर्मल पे वॉल्यूम ज्यादा आएगा टू अचीव द सेम प्रेशर। क्योंकि इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का ड्रॉप इतना तेज क्यों रहता है? जब एक गैस आइसोथर्मल एक्सपांड होती है तो उसका वॉल्यूम कम होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन जब एडियाबेटिक एक्सपांड होती है तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में वॉल्यूम तो बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा होता है, तो प्रेशर तेजी से ड्रॉप होता है। यहाँ पर प्रेशर के ड्रॉप होने का रीजन क्या है? वॉल्यूम का बढ़ना। यहाँ पर प्रेशर के ड्रॉप होने का रीजन क्या है? वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर का घटना। तो इफ एन आइडियल गैस expands isothermally as well as adiabatically and to achieve the same pressure finally it will acquire lesser volume at adiabatic process। या आप ये भी कह सकते हैं कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में अगर सपोज ये दोनों रिवर्सिबल होती तो आइसोथर्मल में ये ज्यादा वर्क करती, एडियाबेटिक में ये कम वर्क करती। एरिया अंडर द कर्व एडियाबेटिक का कम रहता है। जब ये ज्यादा वर्क करती तो ज्यादा वॉल्यूम तक एक्सपांड हो जाती, जब कम वर्क करती तो ये कम वॉल्यूम तक एक्सपांड होगी। या इसी ग्राफ में अगर प्रेशर को कंपेयर करना है कि इफ द गैस स्टार्ट्स एट सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन और एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ टू अचीव द सेम वॉल्यूम, तो प्रेशर कम या ज्यादा कहां रहेगा? अगर ये गैस सेम वॉल्यूम तक एक्सपांड कराई गई, आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली सेम वॉल्यूम तक एक्सपांड कराई गई, सेम फाइनल वॉल्यूम तक, तो ज्यादा प्रेशर कब रहेगा? सर आइसोथर्मल पे सर। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब की बार ऐसा ले लो, सेम फाइनल वॉल्यूम तक आप पहुंचे, एडियाबेटिक में प्रेशर कम रहेगा, आइसोथर्मल में प्रेशर ज्यादा रहेगा, फाइनल प्रेशर। तो यहां तक हम लोगों ने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यहां तक हम लोग देख रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The limitations of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics किसी प्रोसेस के होने के दौरान यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रखने पर एम्फेसाइज करता है कि जब एक प्रोसेस होगी तो यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यूनिवर्स में एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी ऐसी प्रोसेस को डिनाई करता है जिस प्रोसेस के होने पर यूनिवर्स में एनर्जी बढ़ जाती हो या घट जाती हो। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता है कि अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस वो प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, या अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी। जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हम देखते हैं वो सारी नेचुरल प्रोसेसेस में एक डायरेक्शन होती है। ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप हो जाती है, इनको कराना नहीं पड़ता है, उस डायरेक्शन में ये अपने आप हो जाती हैं। किसी भी प्रोसेस की जो नेचुरल डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में वो अपने आप होती रहती है, उस डायरेक्शन को उस प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस होना मतलब अपने आप होना। स्पॉन्टेनियस वर्ड का सिनोनिम ले सकते हैं हम नेचुरल।
किसी भी प्रोसेस का किसी डायरेक्शन में नेचुरली होना, मतलब वो प्रोसेस उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाती हैं, जिनको कराना नहीं पड़ता है, बल्कि उनका रिवर्स आपको कराना पड़ता है बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है, वाटर हाई लेवल पे है, लो लेवल पे फ्लो इसको कराना नहीं पड़ता, ये अपने आप फ्लो होता है। जबकि लो लेवल से हाई लेवल की तरफ वाटर को ले जाने में आपको एक पंप लगाना पड़ता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप डिफ्यूज होती है। गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ अपने आप डिफ्यूज नहीं होती है। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ अपने आप जाती है। इफ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, द हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मतलब अगर आपने एक हॉट और एक कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में रख दिया, उनके बीच में हीट फ्लो होने लगेगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, कोल्ड टू हॉट नहीं जाएगी। मतलब हीट के फ्लो होने का नेचुरल प्रोसेस डायरेक्शन क्या है? हॉट टू कोल्ड। वाटर के फ्लो होने का नेचुरल डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। गैस के फ्लो होने का नेचुरल डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इन डायरेक्शंस में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होती है और लिक्विड वाटर बन जाती है। इस प्रोसेस में आइस हीट लेती है और सराउंडिंग से आइस हीट लेकर मेल्ट हो जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है आइस ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले ली और आइस मेल्ट हो गई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर टेम्परेचर पर आइस रखी है, आप जानते हैं कि नेचुरली ये मेल्ट हो जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी। जबकि वाटर रखा हुआ है वो फ्रीज नहीं होता है, तो आइस का मेल्ट होना स्पॉन्टेनियस है, उसका फ्रीज होना नॉन स्पॉन्टेनियस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो आइस सराउंडिंग से क्यू हीट लेती है, तो जितनी हीट आइस लेती है सराउंडिंग से उतनी हीट लॉस्ट हो जाती है। यूनिवर्स में एनर्जी का कोई फर्क नहीं आता है और आइस मेल्ट हो जाती है। क्यों ना ऐसा हो कि ये वाटर रखा हुआ है, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग को देकर फ्रीज हो जाए, इसमें भी तो यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब आइस मेल्ट होकर लिक्विड वाटर बने, इसमें फर्स्ट लॉ डिनाई नहीं होता है। वाटर अगर फ्रीज होता है आइस बनता है, इसमें भी फर्स्ट लॉ डिनाई नहीं होता है। इन दोनों प्रोसेस में फर्स्ट लॉ डिनाई नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रोसेस अपने आप होती है, ये नहीं होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि एक प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी। उसके हिसाब से तो कोई भी प्रोसेस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो यूनिवर्स की एनर्जी को बढ़ा या घटा नहीं रही हो। अगर एक प्रोसेस यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट रखती है तो वो प्रोसेस हो सकती है, बट हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोसेस हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं, जबकि यूनिवर्स की एनर्जी हमने कांस्टेंट रखी। यहां पर हम देख सकते हैं हॉट बॉडी अगर कुछ हीट लॉस करती है कोल्ड बॉडी को देती है, इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। क्यों ना कोल्ड बॉडी हीट दे दे हॉट बॉडी को, तो भी तो इस यूनिवर्स की एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहेगी। 5 किलोजूल हीट कोल्ड बॉडी ने लॉस की, ये हॉट बॉडी और हॉटर हो गई, और इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। मगर ऐसा नहीं होता है कि कोल्ड बॉडी और कोल्ड होती जाए, हॉट बॉडी और हॉट होती जाए बिना कुछ बाहर से कुछ किए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी of a process. First law of thermodynamics cannot predict the spontaneity of a process. First law of thermodynamics किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं करता है।
जबकि हम जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस देखते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस रहती हैं। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हम देखते हैं, नेचुरल का मतलब होता है अपने आप होना, लेकिन वो जो अपने आप होता है वो एक डायरेक्शन में हो रहा होता है, उसका रिवर्स डायरेक्शन अपने आप नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस बात पर एम्फेसाइज किया जाता है कि एक प्रोसेस किन कारणों से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है, और वो कारण यदि हमें पता हो तो हम एक प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल नीड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।